प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आपने आज से पूर्व की कक्षाओं में द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर जो विवेचन समझा, उनमें काव्यांक विवेचन और रस, छंद, अलंकार इत्यादि का स्वरूप, ये प्रश्न पत्र, इस प्रश्न पत्र के भीतर काव्यांक विवेचन के अंतर्गत काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, रस, छंद इत्यादि का विवेचन हमने इससे पूर्व की कक्षाओं में समझने का प्रयास किया। आज काव्यांक विवेचन के काव्य का लक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य किसको मानते हैं, काव्य में क्या क्या लक्षण प्रकट होने चाहिए जिससे हम कह सकें ये कविता है, ये काव्य है। तो काव्य के लक्षण क्या 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 हैं, उस पर आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, मुंडेर मुंडे मतिर भिन्ना, भिन्न भिन्न मनुष्यों की बुद्धि भिन्न भिन्न होती है और भिन्न होने के कारण उनके विचार भी भिन्न होते हैं। तो काव्य के लक्षण भी भिन्न भिन्न गिनाए गए हैं। किसी एक परिभाषा के अंदर सारे के सारे लक्षण समाहित हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। संस्कृत के आचार्यों ने अपने ढंग से काव्य के लक्षण गिनाए, हिंदी के आचार्यों ने अपने ढंग से काव्य के लक्षण गिनाए, तो पाश्चात्य विद्वानों ने अपने ढंग से काव्य के लक्षण प्रकट किए। तो हम इन तीनों ही आचार्यों को लेके आज संस्कृत के आचार्य, हिंदी के आचार्य और पाश्चात्य आचार्य, जिन्होंने काव्य के लक्षण पर प्रकाश डाला। सबसे पहले अग्नि पुराण, जो हमारा संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है अग्नि पुराण, उसके भीतर काव्य का लक्षण गिनाते हुए ये कहा गया कि अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली पदावली जो है, अलंकारों से युक्त, गुणों से युक्त और दोष से रहित होनी चाहिए, काव्य कहलाती है। इस परिभाषा के अंतर्गत देखा जाए तो 5 बातें हमारे सामने आती है। सबसे पहले तो अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली, बिहारी को जैसे अपन मानते हैं ना, गागर में सागर भर दिया, संक्षेप में अभिष्ट अर्थ को प्रकट कर देने वाली। तो सबसे पहली तो बात इसमें है, अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली रचना होनी चाहिए। नंबर 2 बात, अलंकारों से और गुणों से युक्त होना चाहिए। नंबर 3 बात, दोष से रहित होना चाहिए, तब वो काव्य की परिधि में आता है। अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली पदावली, अलंकार और गुणों से युक्त तथा दोष से रहित जो रचना है, वो काव्य के लक्षण के भीतर आती है। तो विद्यार्थियों, ये अग्नि पुराण के अंतर्गत बात कही गई है। फिर भरत मुनि, जो नाट्याचार्य भी कहे जाते हैं, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की इस रचना की, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य को उन्होंने काव्य माना, और उन्होंने ये भी माना कि कोमल कांत पदावली में रचित सरल, तर्क संगत तथा जिसमें कथानक की संधियों का भी संपूर्ण रूप से निर्वाह किया गया हो, वो रचना कविता है। कोमल कांत पदावली होनी चाहिए, सरल हो, तर्क संगत हो, और चूंकि वो नाट्य शास्त्र थे, इसलिए उन्होंने कथानक की संधियों का पूर्ण निर्वाह करने वाली रचना को कविता या काव्य माना, काव्य के लक्षण की परिधि में गिना। अब आते हैं हमारे भामह, आचार्य भामह, जो शब्दार्थ सहितो काव्यम, शब्द अर्थ से युक्त जो वाक्य है उसको काव्य माना है। शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य को काव्य माना है। फिर हमारे जो वामन आचार्य हैं, वो आते हैं, जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और उन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा मान लिया। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। अब आते हैं आनंद वर्धनाचार्य, जो ध्वनि संप्रदाय के
प्रवर्तक हैं, तो ये ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और शब्दार्थ को उसका शरीर। भोज, आचार्य भोज ने दोष रहित, गुण सहित, अलंकारों से अलंकृत और सरस काव्य रचना, जिसमें कवि को कीर्ति के साथ साथ सुख की भी प्राप्ति हो और श्रोता को और दर्शक को भी कीर्ति के साथ साथ सुख की, आनंद की भी प्राप्ति हो, ऐसी रचना को काव्य का लक्षण माना है। तो इसमें कितनी बातें हैं? दोष से रहित हो, गुण से सहित हो, अलंकारों से अलंकृत हो, सरस हो और कवि को कीर्ति के साथ साथ सुख की भी प्राप्ति हो। ये 5 बातें इसमें महत्वपूर्ण मानी गई है जो काव्य के लक्षण के अंतर्गत आती है। ननु शब्दार्थो काव्यम, तो कविता में हमने देखा अलंकार, रीति, ध्वनि, रस इत्यादि गुणों के साथ साथ लोकोत्तर आनंद, यानी कि वामन का सौंदर्य भी हो, दंडी का इष्ट अर्थ भी हो, कुंतक की वक्रता जन्य आलाप भी हो, ये काव्य के लक्षण के अंतर्गत हमारे सामने संस्कृत आचार्यों ने प्रस्तुत किए। अब हमारे पाश्चात्य आचार्य हैं, पाश्चात्य जो आचार्यों के मत हैं काव्य के लक्षण को लेकर, सबसे पहले हम वर्ड्सवर्थ को लेते हैं। वर्ड्सवर्थ ये मानते हैं कि शांति के क्षणों में जो सरस अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रभाव होता है वो कविता है। तो इसमें 3 बातें। सबसे पहले शांति के क्षणों में सरस अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह होना चाहिए, तो वो कविता के अंतर्गत आता है। फिर शैली आते हैं, आचार्य शैली, पाश्चात्य आचार्य शैली, उन्होंने माना है विषादमय क्षणों की अभिव्यक्ति कविता है। हमने एक संस्कृत का श्लोक सुना होगा, हिंदी का भी है कविता, कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो वियोग के क्षणों में जो भीतर की अनुभूतियां हैं वो जाने अनजाने में निकलकर प्रवाहित होती है, अभिव्यक्त होती है, वो कविता सरस कविता के रूप में हमारे सामने आ जाती है। ये संस्कृत में भी एक वो श्लोक है ना, यत् क्रोच मिथुनाद एकम वद मां निषाद प्रतिष्ठा तुम न गम शाश्वती समा, यत् क्रोच मिथुनाद एकम वद। हे शिकारी को कहते हैं, शिकारी तुम शाश्वत समय तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रोच के जोड़े में से एक का वध कर दिया और दूसरा जो विलाप कर रहा है उसका विलाप देखा नहीं गया, और वाल्मीकि ने रामायण की जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। वहीं से ये काव्य की अनुभूति प्रस्फुटित होती है। एक डाकू कैसे कवि बन जाता है, ये यहाँ प्रसंग शुरू होता है। तो वियोग के क्षणों में, विषादमय क्षणों की जो अभिव्यक्ति है वो कविता है, ऐसा शैली मानते हैं। फिर हर्सन कहते हैं कविता जीवन की व्याख्या है, जो जीवन की व्याख्या को सरस ढंग से अभिव्यक्त कर डाले वो कविता है। तो सरसता भी होनी चाहिए और जीवन की व्याख्या भी होनी चाहिए। इसमें कल्पना भी है और भावना भी है। अब एडगर एलन जो है वो कहते हैं कि सौंदर्य की जो लयात्मक अभिव्यक्ति है, सृष्टि है, वो काव्य है। सौंदर्य की लयात्मकता होनी चाहिए, उसके अंदर लय होनी चाहिए, रिदम होना चाहिए, गति होनी चाहिए। तो सौंदर्य का जो लय है, सौंदर्य की लयात्मक जो अभिव्यक्ति है वो कविता है। फिर हमारे मैथ्यू आर्नल्ड आते हैं, उनके अनुसार जो है वो कविता क्या है, जीवन की आलोचना है, जिसके अंदर जीवन की व्याख्या की गई हो, आलोचना की गई हो, वो कविता है। इस तरह से हमारे पाश्चात्य विद्वानों के साथ साथ हमारे हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य के लक्षण बताए हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी आते हैं हमारे सामने, जो ये कहते हैं कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कहे हित होई। सुर सरी के समान सबका हित करने वाली, कल्याण करने वाली जो रचना है, मनुष्य जीवन का या किसी के जीवन का भी कल्याण करके वो रचना कविता है। तो हित का भाव होना चाहिए, सहित, हित सहित
कल्याण सहित, कल्याण की जिसमें भावना हो, वो सुरसरी के समान कल्याण करने वाली रचना जो है वो कविता है। फिर कुलपति आते हैं। कुलपति कहते हैं अलौकिक आनंद को देने वाले शब्द और अर्थ जो है वो काव्य है। सोमनाथ इसी तरह कहते हैं शब्द और अर्थ सगुण, गुणों से सहित और दोष से रहित, छंद से युक्त। इन्होंने सबसे पहले छंदों का प्रयोग किया। छंदबद्ध होनी चाहिए वो कविता है जिसमें गुण सहित हो और दोष रहित हो। और विकाई दास कहते हैं काव्य वह है जो वह शब्दार्थ है जो अलंकार, ध्वनि, रस, गुण और अलंकारों से युक्त हो। तो विद्यार्थियों, प्रेमचंद ने भी कवि को, काव्य को जो है वो जीवन की आलोचना माना है। प्रसाद जी आते हैं, वो काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति मानते हैं जो श्रेयमयी और प्रेमयी दोनों ही हो, सत्यम शिवम सुंदरम का आभास देने वाली हो, गति देने वाली हो, जिसमें चिरंतनता भी हो, अनुभूति भी हो और आदर्श भी हो। तो ये सब गुण कविता के अंतर्गत होते हैं। तो ये कविता के लक्षण हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो ये हमने संस्कृत के, पाश्चात्य विद्वानों के और हिंदी के आचार्यों ने जो काव्य के लक्षण गिनाए भिन्न भिन्न हैं और उनके अनुसार, जो उनकी बुद्धि के अनुसार जो काव्य के लक्षण हमारे सामने आए वो इस प्रकार थे। तो ये आज हमने काव्य के लक्षण पर प्रकाश डाला। कल काव्य के हेतु पर, अगली कक्षा में हम काव्य के हेतु और फिर उसके बाद में काव्य के प्रयोजन पर भी प्रकाश डालेंगे। एक बार काव्य का सिलसिला शुरू हो गया है, काव्य के लक्षण समझ में आ गए हैं, तो काव्य के हेतु भी समझ में आ जाएंगे और काव्य के प्रयोजन भी समझ में आ जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।